हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक न्यू वैकेंसी जो अभी अभी आई है उसके बारे में। ये वैकेंसी आई है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जिसको हम आईबीवी कहते हैं या फिर हिंदी में खुफिया विभाग भी कहते हैं। ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये डायरेक्टली काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो एज ये एक डायरेक्टली मिनिस्ट्री के साथ काम करता है, वो भी होम अफेयर्स के साथ। तो ये जॉब एक बहुत ही फैसिनेटिंग जॉब है, बहुत एक अच्छी जॉब है, बहुत ज़्यादा आपको इस जॉब को करने में मज़ा आने वाला है। एंड आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए जॉब नहीं निकली है, ये आपकी डायरेक्टली ऑफिसर रैंक की जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब ये होती है। एक बार आप इसको अगर आप किसी को जानते हो जो आईबी में काम करता हो तो आप देखेंगे ये काइंड ऑफ आप देख सकते हैं। जो आपने ये मूवीज देखी होंगी ना, जेम्स बॉन्ड टाइप्स जो मूवीज होती हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट व्हाट जेम्स बॉन्ड डू इन द मूवीज, वो सब नहीं होता है आपका खुफिया काम, बट हाँ समवेयर वही उसी टाइप से जो आपका काम होता है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है। बहुत अच्छी जॉब होती है। इससे पहले जॉब शायद 2017 में निकली थी ये वाली वैकेंसी, उसके बाद अभी निकल रही है 2020-21 के स्लॉट में। करीब करीब 4 साल बाद ये आपकी वैकेंसी निकल रही है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत फैसिनेटिंग जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो जाहिर बात है बहुत जल्दी निकलती भी नहीं है ये वैकेंसी। एंड सबसे अच्छी बात ये है आप लोग के साथ इस बार कि इसमें आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अब कितनी वैकेंसीज है, क्या फॉर्म है, कौन अप्लीकेबल है, कौन अप्लीकेबल नहीं है, ये सब हम डिस्कस करते हैं अपने नोटिफिकेशन के साथ, ताकि कुछ हमसे गलती ना हो इसको डिस्कस करने में। तो हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। सो हेयर्स द नोटिफिकेशन। एज आई टोल्ड यू ऑल कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारी वैकेंसी निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और जो हमारी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है सेंट्रल असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की आपको डायरेक्ट पोस्ट मिल रही है। इसमें ग्रेड 2 पर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे आपका ग्रेड बढ़ता चला जाएगा। एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आप इसको अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं, इसकी जो आपकी वेबसाइट है ये गवर्नमेंट ऑफ इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाली, आप वहाँ जाके डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके ये इसके लिए लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको दोबारा से नोटिफिकेशन खोलने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी कितनी पोस्ट है, क्या पोस्ट है, क्या आपका एग्जैक्टली जॉब है, क्या उससे उसका क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट आती है, नॉन गजेस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ऑफिसर के साथ प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि ये आपकी गजेटेड पोस्ट होने वाली है या फिर ग्रुप ए की पोस्ट होने वाली है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट नहीं है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी नहीं है। अब हम आते हैं इसकी वैकेंसीज की तरफ। जो मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग इस बार चीज़ आई है और बहुत ज़्यादा ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने भी वाली है, इसीलिए बहुत इसमें भीड़ रहने वाली है। एग्जाम में आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल के लिए करीब करीब 1000 वैकेंसीज हैं। एग्जैक्ट की बात करूँ तो 989, ईडब्ल्यूएस के लिए 113, ओबीसी के लिए 417, एससी के लिए 360 एंड एसटी के लिए 121। टोटल आपकी 2000 वैकेंसीज आई हैं। ये कम वैकेंसीज नहीं होती हैं, बहुत वैकेंसीज है। बहुत मेरे नॉलेज में पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया है जहाँ पे इतनी वैकेंसी आई हो, एक्सेप्ट एसएससी वगैरह, क्योंकि वो बहुत तरह से डिवाइडेड होती है उसमें फर्दर वैकेंसीज। लेकिन ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए इतनी सारी वैकेंसीज निकलना वाकई बहुत बड़ी बात है इस वक्त पे स्पेशली। तो इस फॉर्म को तो आई सजेस्ट यू कि आप चाहे जो भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज फिल दैट फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात अपना पे स्केल में बाद में जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है। तो मैं जानती हूँ इस चैनल पर अभी तक जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वो हैं जो साइंस ग्रेजुएट हैं और या फिर वो बीटेक स्टूडेंट रहे हैं शायद, और वो प्रिपेयर कर रहे हैं एटीसी एग्जाम के लिए जो कम्प्लीटली आपका काफ़ी हद तक टेक्निकल पेपर है। यहाँ पर आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। तो इसका मतलब आप चाहे बीएससी हैं चाहे आप बीटेक हैं। बहुत से बच्चे थे जिनको ये डाउट था कि मैम हमने डिप्लोमा किया है और उसके बाद डिग्री लिया है तो हम क्या एटीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो एटीसी, आईबी में वैकेंसी आ गया है आपके लिए।
तो आपका कुछ भी ग्रेजुएशन है, किसी भी फील्ड में है, कहीं पे भी है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अब जब ग्रेजुएशन चाहिए तो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका आता है एज। उससे पहले एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो आजकल सबको होती है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल कोर्स आपको चाहिए या कुछ ऐसा वैसा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको लगता है कि आपको कुछ कमी है कंप्यूटर्स में, तो आप 2 महीने का 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स होता है, आप वो कर सकते हैं बहुत ईजीली। इसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से फॉर्म ना भरे, ऐसा आप बिल्कुल ना करना। फॉर्म ज़रूर फिल करना अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। अब हम बात करते हैं एज की। तो एज हमारा जो आपका नॉर्मल एग्जाम्स में रहता ही है, 18 से 27 साल आपका एज लिमिट दी हुई है, जिसमें अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होता है। बाकी और भी चीज़ें, अगर आप JNK से माइग्रेटेड हैं या आपका कुछ एक्स सर्विसमैन का रहता है, जो भी आपके रिजर्वेशन के नॉर्म्स होते हैं वो सब एज इट इज़ फॉलो रहेंगे। ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपका कोई भी जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। रीज़न इज़ दैट उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है फॉर्म में भी कि ये जितनी भी इन्होंने पोस्ट निकाली है वो कोई भी पोस्ट सूटेबल नहीं है PWD कैंडिडेट्स के लिए। सो आई एम रियली सॉरी, बट कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, ऐसे काम होते हैं जहां आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप बिल्कुल ठीक भी हैं तो भी हो सकता है आप मेडिकल क्लियर ना कर पाएँ, जैसे आपकी आर्मी हो गया या और इस तरह के जॉब्स हो गए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट काम करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर आपका फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका कुछ फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी आपसे ज़्यादा डिमांड करती हैं। लाइक आपको कई किलोमीटर भागना पड़ सकता है, आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ सकता है, आपको स्विमिंग करना पड़ सकता है। तो उस पर्पज़ से अगर कई बार चीज़ें हमारा कुछ छूट जाता है तो इसीलिए वो अप्लाई नहीं करने दिया जाता है। तो इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि आप लोग अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई ना करें। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, बट आई व्हाट कैन आई डू। सो ये है एक पॉइंट, इसमें प्लीज़ कंसिडर दैट पॉइंट। अगर आप में से कोई है इस कैटेगरी में जो फॉल करता है तो प्लीज़ आप अप्लाई ना करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी अपनी वैकेंसीज़ के, मैं आपको बता चुकी हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया ऊपर जो हमारी लिंक दिया हुआ था www.MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहाँ रिक्रूटमेंट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हम आप लोगों में से ना ATC वाले में कई लोग पूछ रहे थे कि मैम होम टाउन वाला मिल जाएगा क्या। तो देखिए यहाँ इन्होंने लिख कर दे दिया है कि कैंडिडेट को पूरे इंडिया में कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वही आप अप्लाई कीजिए जो कहीं पे भी पूरे इंडिया में जा सकता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस की तरह आपका वर्क ये करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए आप काम करेंगे तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर काम करने के लिए रेडी हैं तो देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस जॉब। मैं जानती हूँ एक कैंडिडेट को जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। ऑब्वियसली आई कांट रिवील हिज नेम और आइडेंटिटी और एनीथिंग। तो वो फिलहाल बहुत दूर पोस्ट हैं अपने घर से, बहुत दूर, मतलब बहुत ही दूर, इंडिया में ही है लेकिन बहुत दूर एक जगह पे पोस्टेड है। तो आई कांट मेंशन मोर उनका नेम वगैरह कुछ भी, क्योंकि वो सही नहीं होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से अगर हम देखें। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। एंड प्लस ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 साल बाद होम टाउन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन अज्यूम इट लाइक एन आर्मी जॉब कि उनको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, कितने भी टाइम के लिए भेजा जा सकता है। होम टाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपका होम टाउन कहीं ऐसी जगह पे है और आपको वहीं पे मिल गया तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं अब होता है होम टाउन मिलना पॉसिबल इन जॉब्स में जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्व करते हैं। स्पेशली ऐसी जॉब्स जो होती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड आर्मी। और उसमें एक चीज़ और भी रहती है, पता है क्या, कि आपको एक जगह पे ना बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखते ये लोग, 2-3 साल में आपका ट्रांसफ़र करते रहते हैं। रीज़न इज़ दैट कि आपकी जॉब ही वैसी है, आप एक जगह पे रहना आपके लिए सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं है, तो इसीलिए आपकी पोस्टिंग बदलती रहती है।
अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे कंडक्ट होगा, पहले हम एग्ज़ाम की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए, ये एग्ज़ाम जो होगा ये आपका 3 पार्ट्स में होने वाला एग्ज़ाम। ठीक है, 3 पार्ट्स में सबसे पहले आपका टायर 1 होगा, टायर 1 एग्ज़ाम, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा आपका। क्या होगा इसका फॉर्मेट मैं अभी बता दूंगी। उसके बाद आपका होगा टायर 2। टायर 1 जो होगा MCQ टाइप होगा, टायर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, काइंड ऑफ एसे राइटिंग वाला उस हिसाब से। एंड फिर देन आपका टायर 3 होगा जो आपका एक इंटरव्यू होगा। आप कह सकते हैं मोर एंड लेस काइंड ऑफ SSC का जो एग्ज़ाम होता है वैसा ही होने वाला है, पैटर्न भी वही रहने वाला है। आपका जो टायर 1 है MCQ वाला वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 5 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो आपके 5 पार्ट्स में 20-20 क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे, हर क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा उसमें। ठीक है, एंड टॉपिक्स हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस जो हम अपना पढ़ते हैं, करंट अफेयर एंड ज्योग्राफी, वो तो जनरल स्टडीज में आ जाएगा, सॉरी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारा इजी वाला रीजनिंग रहता है वो आ जाएगा। इजी नॉट इजी वाला, मतलब मैं इजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो जाते हैं इसके क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग रहता है आपका। एंड न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी वाला, ये जो आपका 10th लेवल तक का मैथ्स होता है ये पोर्शन आ जाएगा इसमें। इंग्लिश हमें पता है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ में जो आपका SST वाला पार्ट रहता था ना, सोशल स्टडी वाला, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड पोल साइंस या इको, वो वाला आपका रहने वाला है। मतलब आप कह सकते हो कि टोटल जो आपका SSC वाला सिलेबस होता है वही सिलेबस है। फिर जब हम चले जाते हैं टायर 2 की तरफ, तो टायर 2 जो है हमारा, ये हमारा टोटल होता है कितना, 50 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी 1 घंटे का टाइम होता है। और ये 50 मार्क्स आपके कैसे डिवाइडेड होते हैं, 2 पार्ट्स में। एक होता है 30 मार्क्स का आपका क्या, एसे। ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, अब वो क्या कैसे क्या होता है वो अगर मैं आपको इसकी जब तैयारी करवाऊंगी तब बता दूंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। थर्ड आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वॉट एवर इंटरव्यूअर वॉन्ट्स, वो आपसे पूछ सकता है। आपका वो आपके सब्जेक्ट से बेस्ड हो सकता है, आपकी ग्रेजुएशन के बेस्ड हो सकता है, आपने कहीं काम किया है उसके बेसिस पे हो सकता है। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। ओके, जब हम टायर 1 की बात कर रहे थे, ये टायर 1 की जब हम बात कर रहे थे MCQ वाले की, तो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है जैसे SSC में होती है। कितनी है, 1/4 है आपकी निगेटिव मार्किंग, मतलब एक अगर आपने गलत किया तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा उस पर। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होने के लिए देखिए, आपका जो टायर 1 है ना, टायर 1 है, MCQ जो होता है, MCQ हमारे जितने भी होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अब होता है, क्योंकि कैंडिडेट ही इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर होता है। उसके बेसिस पे आपका जिसका ज़्यादा जिसका कम नॉर्मल, उसके हिसाब से आपकी एक लिस्ट बनकर आ जाती है। एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव वाले आप इसमें चले जाते हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता ही है। ये है इन केस ऑफ द टाई, ये तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी हम पहले चले जाते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो वो मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक इन्होंने और दे रखी है वेबसाइट, ये रही, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड है अप्लाई करने का, ऑफलाइन या कोई और तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंडीशन आप सारी फुलफिल कर रहे होंगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। एज मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम 27 साल, और अगर कोई रिजर्वेशन है आपका तो अकॉर्डिंग टू व्हाट द रिजर्वेशन आपको देता है सहूलियत, आप उसके हिसाब से अपना भर सकते हैं। एंड देन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये इधर पढ़ने से बेहतर है कि उसका मैं अप्लाई करते वक्त अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगी कैसे एक अप्लाई करना है, उसका पूरा फॉर्म फिल करने का एक प्रोसेस पूरा बना के मैं उसको आपको दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से तो पढ़ के रीड करके समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। अब इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और आप लोग जानना चाहते होंगे कि फ़ीस कितनी है फॉर्म की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फ़ीस की, तो देखिए हमारी जो फ़ीस है
वो अलग अलग है। मेल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, EWS है और OBC है, इन सब के लिए एक अलग तरह से है। और SC ST फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन लोगों के लिए एक अलग तरह से फ़ी है। कैसे फ़ी है देखिए, फ़ी भी आपके 2 पार्ट्स में है, हालांकि वो जमा तो एक ही आपका अमाउंट होगा। एक है एग्जामिनेशन फ़ी जो है 100 रुपये, और एक है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी जो है 500 रुपये। टोटल आपका है 600 रुपये जो आपको जमा करना है एज अ फीस। लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो इनमें एग्जामिनेशन जो फीस होनी है वो आपकी नहीं है, ठीक है। सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो कि कितनी है हमारी 500 रुपये की। तो सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है, तो थोड़ा इस बार मेल कैंडिडेट खुश हो गए होंगे कि हाँ भाई चलो 100 रुपये का डिफरेंस है, वरना ऐसा रहता है उन बेचारों को 1000 रुपये देना पड़ता है, और फीमेल SC ST वगैरह सबके लिए फ्री रहता है। तो इस बार बराबर पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरह से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पता है डेबिट कार्ड्स की हेल्प से, इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से, या फिर आपका कुछ ये, आप अगर कुछ और मेथड यूज़ करते हैं UPI वगैरह, इससे आप पे कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड पे जाते हैं तो ऑफलाइन मोड पे आपको चालान बनवाना होगा। पेमेंट्स थ्रू SBI चालान, SBI बैंक से आपको चालान बनवाना होगा। और ये कब बनवाना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसके फिल होने से पहले आपको ये चालान बनवा लेना है, और बनवा के फिर बैंक में सबमिट करना है, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपका ये दे दिया है इन्होंने 9 जनवरी। क्लोजिंग डेट आपको ये दे दिया है 9 जनवरी का। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, वही बेसिक जो हमेशा रहता है। 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ का कुछ प्रूफ आपके पास रहना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ का प्रूफ, एंड हायर सेकेंडरी 12th का कुछ आपके पास मार्कशीट या डिग्री कुछ होनी चाहिए। अगर आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम करा है तो आपको कुछ रिजर्वेशन आपके पास रहना चाहिए। अगर आपने कोई रिजर्वेशन का क्लेम करा है तो वो रिजर्वेशन आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट अपने पास, जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है वही वाले फ़ोटोग्राफ्स की आपके पास कई सारी कॉपीज़ होनी चाहिए। सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सेम फ़ोटो रहना चाहिए। और ये लास्ट में कुछ आपके सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब शायद आपको ये सबमिट करने पड़ते हैं। फिलहाल अगर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो फॉर्म है मैंने इसके बारे में आपको सब बता दिया है। एक छोटे ब्रीफिंग के लिए मैं आपको मेन पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हमारा जो है IB में वैकेंसी निकली है ACIO पोस्ट ग्रेड 2 के लिए। ये हमारी गजेटेड पोस्ट नहीं है, पहली बात नॉन गजेटेड पोस्ट है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है हमारी। एंड नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके बाद हमारी वैकेंसी कितनी है, सबसे मेन पॉइंट, वैकेंसी है हमारी टोटल 2000। वो आपका आगे डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द सीट्स वगैरह, आपकी जो भी आपका रिजर्वेशन, जो भी आपका रहता है कि 10% इसको या 27% रिजर्वेशन, उस हिसाब से डिवाइडेड है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका, इसमें एज कितना रहना चाहिए, तो एज आपकी 18 से 27 साल है, मैक्सिमम 27 साल। रिजर्वेशन को कुछ रिलैक्सेशन होता है वो आपको दे दिया जाएगा। फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपने सिर्फ मांगा है ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में हो, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी जो फॉर्म फिल है वो हमें कहाँ से करना है, तो मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसकी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर एक और वेबसाइट दी हुई है इसमें, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं। एंड देन आपकी फ़ीस कितनी है इस फॉर्म को फिल करने की, फ़ीस है आपकी इसको फिल करने की, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल हैं, या OBC हैं, या EWS हैं, तो आपकी फ़ीस है 600 रुपये, 100 + 500 के फॉर्मेट में, एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ़ी। और अगर आप फीमेल हैं एंड आप SC ST हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपकी जो फीस है वो है 500 रुपये, सिर्फ रिक्रूटमेंट फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी आपको नहीं देनी है।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि अगर आप PWD की कुछ कैटेगरीज हैं जो इन्होंने मेंशन करी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि कौन सी कैटेगरी होती है, क्या होता है। इन्होंने फॉर्म इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन करी है कुछ 3-4 कैटेगरी। अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, क्योंकि ये जो आपकी पोस्ट है वो सूटेबल नहीं है कि आप उसको कर पाएँ, तो इसीलिए आप इस वैकेंसी को नहीं फिल कर सकते। तो प्लीज़ कंसीडर what you can do for it, and this is the what in this recruitment का जो है आपका नोटिस पूरा दिया हुआ है, वो मैंने आपका पूरा नोटिस इसे एक पैरा में कवर कर दिया है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म की एंड होने की वो है 9 जनवरी, एंड आपका ओपन होगा शायद आज या कल से, मैंने वो आपको बताना भूल गई, मैंने खुद, मुझे याद भी नहीं है। और आपका लास्ट डेट जो है वो 9 जनवरी है। तो ये इस वीडियो का, ये आपको IB का जो पूरा आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत अच्छी है जो जॉब निकली है, उसकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। और आपकी सैलरी देख लीजिए, बहुत अच्छी है, इतना आपका बेसिक मिल रहा है आपको 44, और सारा आपको ये बेसिक पे एंड सब कुछ लगाने के बाद अराउंड आपका 65,000 सैलरी मिलेगी इसमें। तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, यू कैन गो फॉर दिस जॉब, और बहुत अच्छी जॉब है, नो डाउट। आप ऑफिसर रैंक पे सीधा जा रहे हैं, एंड आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं। ख्वाब होता है लोगों का इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना, सो गो फॉर दिस जॉब। और एक लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाऊँ, जैसे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले एग्ज़ाम की करवा रही हूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं या फिर आप मुझे कुछ भी टेलीग्राम पे या फिर मेरी मेल ID पे आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग के मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं, तो फिर मैं इसकी प्रिपरेशन भी आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो इससे रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।